आपका बीएसटीसी रैंकर जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ आज की इस क्लास के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस खास गहन अध्ययन यानी हमारा जो ये डीप डाइव सेशन है, इसका मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम प्री बीएसटीसी सॉल्व पेपर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। हाँ, और आज हमारे रडार पर है प्रश्न संख्या 71 से लेकर 80 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न। सही कहा। देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ इन सवालों के सही उत्तर रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छिपे हैं ना, उनको समझना है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और लागू किया जाए। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जब हम किसी तथ्य के पीछे का क्यों और कैसे जान लेते हैं, तो एग्जामिनर सवाल को किसी भी तरह घुमाकर पूछे, हम कभी कंफ्यूज नहीं होते। पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत थी। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। ऑप्शंस काफी क्लोज दिए गए हैं इस बार। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाइए स्टूडेंट्स और सोचिए। हाँ, मारवाड़ के साथ क्या विवाद था, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। आराम से समय लीजिए अपना, जल्दबाजी में गलत टिक नहीं करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरोही। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सिरोही का नाम आखिरी रियासत के रूप में आखिर क्यों दर्ज है। इस सवाल को देखकर हमेशा मेरे दिमाग में भी यही आता है कि 1818 तक तो लगभग सभी प्रमुख रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कर ली थी। तो भाई सिरोही 1823 तक कैसे बचा रह गया? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक खींचतान थी। जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत ने सिरोही पर अपना दावा ठोक दिया था। अच्छा, मतलब जोधपुर का कहना था कि सिरोही उनके अधीन है। हाँ बिल्कुल। उनका तर्क था कि सिरोही अलग राज्य नहीं है, इसलिए अंग्रेजों को सिरोही से अलग से संधि करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओह, तो इस विवाद को सुलझाने में अंग्रेजों को टाइम लग गया। सही पकड़ा आपने। इस विवाद को सुलझाने और सिरोही की स्वतंत्र सत्ता की पुष्टि करने में अंग्रेजों को काफी समय लग गया। अंततः 1823 में शिव सिंह के शासनकाल में सिरोही ने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव सिंह। बिल्कुल। स्टूडेंट्स को ये याद रखने की सलाह दूंगे कि परीक्षाओं में अक्सर पहला और आखिरी तथ्य सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट होते हैं। जैसे करौली पहली रियासत थी और सिरोही आखिरी। एकदम सही। ये क्रम स्टूडेंट्स को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अरे बहुत ही तार्किक है। मतलब सिरोही ने जानबूझकर देरी नहीं की थी, बल्कि पड़ोसी रियासत के दावों ने ये देरी करवाई। इतिहास को जब हम इस तरह भूगोल और राजनीति से जोड़कर देखते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसी बात पर हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो भूगोल और अर्थव्यवस्था के इस आपसी संबंध को और भी साफ करता है। ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 72। राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, वो है ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी कोटा। ये सवाल तो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। स्टूडेंट्स, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को अपने दिमाग में लाइए। हाँ, जहां रेत ही रेत हो, वहां की इकोनॉमी कैसी होगी? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैसलमेर। बिल्कुल सही। उत्तराधिकारी शुल्क का कॉन्सेप्ट समझना यहाँ बहुत जरूरी है, जिसे हम तलवार बंधाई या नजराना भी कहते थे, है ना। ये एक बहुत ही आम टैक्स था जो हर नए जागीरदार को अपने राजा को देना होता था। हाँ, और मेवाड़ और मारवाड़ जैसी रियासतों में तो इसके लिए बड़े बड़े विद्रोह हुए हैं। जैसे बिजौलिया किसान आंदोलन में हुआ था। लेकिन जैसलमेर का इस टैक्स से मुक्त होना मुझे वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का सीधा परिणाम लगता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो आपकी बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसलमेर एक अत्यंत शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र था। मतलब वहां कृषि से होने वाली आय तो न के बराबर ही थी। एकदम ना के बराबर। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर थी, तो वहां के जागीरदारों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती थी कि वे हर पीढ़ी बदलने पर राजा को भारी भरकम शुल्क चुका सके। भाई, अगर राजा उन पर ले दबाव डालता तो शायद बगावत हो जाती, या फिर वो लोग वो इलाका छोड़कर पलायन कर जाते। इसीलिए जैसलमेर का एकमात्र अपवाद होना
इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खास बनाता है। मारवाड़, मेवाड़ और कोटा के विपरीत जैसलमेर की यह नीति स्टूडेंट्स को कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संबंध को दिखाती है। बिल्कुल। मरुस्थल की कठोरता ने वहां के प्रशासन को भी थोड़ा लचीला बनने पर मजबूर कर दिया। सही कहा। पश्चिम के इन रेतीले मैदानों से अब हम मेवाड़ के पहाड़ी और वन क्षेत्रों की ओर चलते हैं, जहां से हमारा अगला सवाल जुड़ा है। स्टूडेंट्स, इस सवाल के ऑप्शंस आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। हाँ, एग्जामिनर ने ऑप्शंस बहुत सोच समझकर सेट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पटेलिया, बिच्छियो और लालर क्या हैं? ऑप्शन ए लोक नृत्य, ऑप्शन बी लोक नाटक, ऑप्शन सी संगीत वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी लोक गीत। शब्दों को ध्यान से सुनिए। पटेलिया, बिच्छियो, लालर। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? नाम सुनकर जो पहला ख्याल आता है, जरूरी नहीं कि वही सही हो। बिल्कुल। एग्जामिनर अक्सर ऐसे सवालों में ट्रैप बिछाते हैं फंसाने के लिए। थोड़ा और गहराई से सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकगीत। वेगा स्टूडेंट्स, यही वो जगह है जहां परीक्षार्थी गलती करते हैं। मुझे भी ये सवाल बहुत पसंद है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ अनुमान लगा रहा है तो बिच्छियो शब्द सुनकर उसे तुरंत लगेगा कि ये तो पैर की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण बिछिया से जुड़ा है। हाँ, और अगर आभूषण ऑप्शन में नहीं है तो संगीत वाद्य यंत्र बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है। बिल्कुल, जैसे कोई धातु का वाद्य यंत्र हो जो बजता हो। लेकिन स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि पटेलिया, बिच्छियो और लालर शुद्ध रूप से लोक गीत हैं, यानी फोक सॉन्ग्स हैं। और ये मुख्य रूप से मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं, है ना? जी हाँ, वहां रहने वाले आदिवासियों, विशेषकर भील और गरासिया जनजातियों द्वारा गाए जाने वाले पारंपरिक गीत हैं ये। इन गीतों में प्रकृति, पर्वतों और उनके दैनिक जीवन के संघर्षों का वर्णन होता है। परीक्षा में कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कला और संस्कृति के शब्दों की प्रकृति को पहचानना सीखें, इन्हें एक ग्रुप बनाकर याद रखें। मतलब जब भी पटेलिया या लालर आए तो उसे सीधे पर्वतीय लोकगीत के फोल्डर में डाल दे दिमाग में। बिल्कुल, शब्दों के समूह बनाकर उन्हें याद रखना एग्जाम के प्रेशर में बहुत काम आता है। लोक संस्कृति की इन मधुर धुनों से अब हम आधुनिक राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। ये ईयर वाले जो सवाल होते हैं ना, इनमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, हाल ही का साल है या थोड़ा पुराना। ग्रामीण विकास की बड़ी योजनाओं का दौर कब शुरू हुआ था, ये सोचिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2010। डाइट स्टूडेंट्स को साल और तारीखें याद रखना बहुत उबाऊ लगता है, बोरिंग लगता है। हाँ, लेकिन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसे हम शॉर्ट में राजीविका भी कहते हैं, कोई साधारण संस्था नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस प्रश्न को समझाते हुए मैं सरकारी संस्थाओं की स्थापना वर्ष याद रखने की अहमियत पर जोर देना चाहूंगी। क्योंकि यह संस्था ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान है। बिल्कुल। इस परिषद की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी और इसे एक स्वायत्त परिषद के रूप में पंजीकृत किया गया था। और सबसे खास बात, मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यही तथ्य यह दर्शाता है कि यह राज्य के लिए कितनी उच्च प्राथमिकता वाला विषय है। 2010 के आसपास पूरे देश में माइक्रो फाइनेंस को लेकर नीतियां बन रही थीं। तो इसका स्थापना वर्ष सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ग्रामीण विकास के किसी भी प्रश्न पत्र में राजीविका का उल्लेख होना लगभग तय ही होता है। बिल्कुल, में जिस संस्था का अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हो, उसकी अहमियत का अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। सही कहा। इसी तरह समाज के उन वर्गों को मुख्यधारा में लाने का एक और बेहतरीन प्रयास हुआ है, जिस पर हमारा अगला सवाल आधारित है। ये करंट अफेयर्स से भी जुड़ता है और एजुकेशन से भी। क्वेश्चन नंबर 75, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी जयपुर। इस तरह के सवालों में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रीजनल बैलेंस के नजरिए से मत सोचिए, सुविधाओं के नजरिए से सोचिए। हाँ, एक स्पेशल यूनिवर्सिटी के लिए सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा? बस वही लॉजिक लगाना है यहाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयपुर। तो इस सब का क्या अर्थ है? इसे समझने के लिए हमें इसके उद्देश्य को देखना होगा। बिल्कुल।
अक्सर सरकारें क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज को जोधपुर, कोटा या बांसवाड़ा जैसे शहरों में स्थापित करती हैं। लेकिन बाबा आमटे के नाम पर दिव्यांगों के लिए ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है। जामडोली, जयपुर में इसे स्थापित करने का निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है। क्योंकि जयपुर राजधानी है ना? हाँ, राजधानी होने के कारण यहाँ सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं हैं, सुलभ परिवहन है और मजबूत प्रशासनिक ढांचा मौजूद है, जो कि दिव्यांग छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और बाबा आमटे, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों और दिव्यांगों के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया, उनके नाम पर इसका नामकरण इसे और भी गौरवपूर्ण बनाता है। जोधपुर या कोटा के बजाय जयपुर को चुनना इस शैक्षणिक संस्थान के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। अगर हम सिर्फ रटेंगे कि जयपुर में खुला है तो शायद परीक्षा में भूल जाएं। सही बात है, लेकिन अगर हम ये याद रखें कि मेडिकल सपोर्ट और कनेक्टिविटी जयपुर में सबसे बेहतर है, तो ये तथ्य कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। यही लिंकिंग की तकनीक होती है पढ़ाई में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम रुख करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के एक ऐसे सवाल की ओर जो पॉलिटिकल साइंस की आपकी गहरी समझ का परीक्षण करेगा। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 76। राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए, पंचायत क्षेत्र के गांव के लोगों से। ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से। ऑप्शन डी, पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। ऑप्शंस बहुत ही ट्रिकी हैं। ए और डी को ध्यान से देखिए। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सिर्फ निवासी होना और सदस्य होना, दोनों में कानूनी अंतर होता है। हाँ, ग्राम सभा का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो सोचिए स्टूडेंट्स। थोड़ा सा पॉलिटी का रिवीजन कीजिए दिमाग में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि लोकतंत्र में असल शक्ति किसके पास है। मुझे भी ग्राम स्तर के लोकतंत्र का ये सबसे खूबसूरत हिस्सा लगता है। जब हम ऑप्शन ए यानी गांव के लोगों से देखते हैं तो पहली नजर में वो बिल्कुल सही लगता है। बिल्कुल लगता है। आखिर ग्राम सभा है तो गांव के लोगों की ही होगी ना। लेकिन यहीं पर एग्जामिनर हमें फंसाता है। स्टूडेंट्स को ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बीच का अंतर समझना ही होगा। ग्राम सभा में सिर्फ गांव में रहने वाले सभी लोग शामिल नहीं होते। मान लीजिए गांव में छोटे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हाँ, तो वे ग्राम सभा के कानूनी सदस्य नहीं माने जाएंगे। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य शर्त है कि आप उस पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता यानी रजिस्टर्ड वोटर्स हों। मतलब आप इसे एक गांव की संसद मान सकते हैं। बिल्कुल, एक विधायिका की तरह, जहां गांव का हर वोटर एक सांसद की तरह काम करता है और पंचायत के बजट और योजनाओं पर मुहर लगाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, जो 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना को दर्शाता है। यानी अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो भले ही आप उस गांव में 50 साल से रह रहे हो, आप ग्राम सभा की बैठक में वोटिंग का अधिकार नहीं रखते। ये बारीकी हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहीं पर नंबर काट लेता है। चलिए, अब हम राजनीति से निकलकर इतिहास और भूगोल के एक शानदार मिश्रण की तरफ चलते हैं, जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल आजकल परीक्षाओं में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77। भानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनें। कथन 1, भानगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। कथन 2, इसका निर्माण माधव सिंह ने पूर्ण करवाया था। ऑप्शन ए केवल 1 सत्य है। ऑप्शन बी केवल 2 सत्य है। ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों असत्य हैं। दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग रख कर देखिए स्टूडेंट्स। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इतिहास और भूगोल दोनों का टेस्ट है इसे एक सवाल में। भानगढ़ की लोकेशन याद कीजिए और उसके निर्माण का इतिहास भी थोड़ा एनालाइज कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सत्य हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवालों को हल करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप हर एक कथन को अलग अलग वन लाइनर के रूप में पढ़ें और परखें। बिल्कुल, जब भी भानगढ़ का नाम आता है तो इंटरनेट और यूट्यूब की भूतिया कहानियां दिमाग में घूमने लगती हैं। हाँ, लेकिन परीक्षा बनाने वाले बोर्ड को भूतों से कोई लेना देना नहीं है। वे आपसे इसका प्रामाणिक इतिहास ही पूछेंगे। तो पहला कथन इसके भूगोल को दर्शाता है। अलवर जिले में स्थित भानगढ़ वाकई सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल और हेरिटेज कॉरिडोर है। और दूसरा कथन इसके इतिहास का है। इसका निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने शुरू करवाया था ना? जी हाँ,
लेकिन इसे पूर्ण रूप से एक व्यवस्थित नगर और किले का रूप उनके छोटे बेटे माधो सिंह ने दिया था। जो राजा मानसिंह के भाई थे। बिल्कुल। तो दिए गए स्रोत के अनुसार ये दोनों कथन सत्य हैं। स्टूडेंट्स को इन दोनों बातों को अलग अलग वन लाइनर के रूप में भी याद रखना चाहिए। मतलब हमें कहानियों में नहीं खोना है, बल्कि ठोस तथ्यों को पकड़ कर रखना है। एकदम सही। भूगोल और इतिहास के ऐसे ही संगम का एक और बेहतरीन उदाहरण हमारा अगला सवाल है, जो राजस्थान के एक बहुत ही शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन से जुड़ा है। माउंट आबू की बात हो रही है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 78, नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनें। कथन 1, यह एक मानव निर्मित झील है। कथन 2, महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था। ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। ऑप्शन बी, केवल 2 सत्य है। ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों असत्य हैं। फिर से वही टेक्निक अपनाइए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट्स को ब्रेक कीजिए। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? माइथोलॉजी और ऑफिशियल डेटा के बीच का फर्क समझिए। और मॉडर्न हिस्ट्री का वो भावुक पल याद कीजिए। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। नक्की झील को लेकर हमेशा एक डिबेट रहती है स्टूडेंट्स के बीच। हाँ, बचपन से हम कहानियों में पढ़ते आ रहे हैं कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था, इसीलिए इसका नाम नक्की पड़ा। लेकिन जब हम विज्ञान और भूगोल की किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ इसे अक्सर क्रेटर झील या मानव निर्मित बताया जाता है। ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो फिर हमें एग्जाम में क्या मानकर चलना? हमें आधिकारिक, प्रशासनिक और भौगोलिक स्रोतों के आधार पर उत्तर देना होता है। नक्की झील के इन तथ्यों का हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि आधिकारिक दस्तावेजों में इसे एक मानव निर्मित यानी मैन मेड झील की श्रेणी में रखा गया है। और ये राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी है। बिल्कुल। और जहां तक दूसरे कथन की बात है, ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही भावुक तथ्य है। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों के कुछ अंश इस पवित्र झील में भी विसर्जित किए गए थे। जी, और इसी की स्मृति में झील के किनारे गांधी घाट का निर्माण भी किया गया था। तो दोनों कथन परीक्षा की दृष्टि से एकदम सटीक और महत्वपूर्ण है। इतिहास के ये पन्ने हमें बताते हैं कि राजस्थान के हर कोने में राष्ट्रीय महत्व की कोई ना कोई घटना जरूर जुड़ी है। सही कहा आपने। अब हम आधुनिक भारत से होते हुए बिल्कुल आज के समय की बात करते हैं, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं की। ये सेक्शन स्कोरिंग भी होता है और रिस्की भी। क्वेश्चन नंबर 79, लाड़ो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनिए। कथन 1, यह योजना अगस्त 2024 से लागू की जा रही है। कथन 2, यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। ऑप्शन बी, केवल 2 सत्य है। ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों असत्य हैं। योजना के नाम पर थोड़ा सा फोकस कीजिए स्टूडेंट्स। हाँ, अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? लाडो शब्द का अर्थ समझिए और महीने और साल को वेरीफाई कीजिए। करंट अफेयर्स पढ़े होंगे आपने तो तुरंत क्लिक करेगा। सोचिए इस पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों सत्य हैं। योजना के नाम में ही लाडो शब्द जुड़ा है, जो राजस्थान में बेटियों को प्यार से बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य तो नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे सवालों में जो चीज सबसे ज्यादा फंसाती है वो है योजना के लागू होने की तारीख या महीना। हाँ, अगस्त 2024 ये याद रखना जरूरी है। यही करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं को पढ़ने का सही तरीका है। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में दोनों बातें पूरी तरह सत्य हैं। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना और भ्रूण हत्या को रोकना है ना? हाँ, और साथ ही गरीब परिवारों की बेटियों को उनके जन्म से लेकर शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है। स्टूडेंट्स को मेरी हमेशा यही सलाह रहती है कि योजनाओं को कीवर्ड्स के जरिए पढ़ें। कीवर्ड्स मतलब जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? हाँ, जैसे ही लाडो प्रोत्साहन योजना आए तो आपके दिमाग में लाडो, अगस्त 2024 और जन्म को बढ़ावा जैसे कीवर्ड्स की एक चेन बन जानी चाहिए। ये तकनीक वाकई बहुत कारगर है। ये समय बचाती है और एग्जाम के प्रेशर में भी सटीकता बढ़ाती है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के इस गहन अध्ययन के अंतिम प्रश्न पर। और ये इतिहास का बहुत ही शानदार सवाल है। और ये जुड़ा है राजस्थान के किसान आंदोलनों के एक बहुत ही चर्चित और विवादित पन्ने से। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? ऑप्शन ए, बिजोलिया आंदोलन। ऑप्शन बी, बेगू आंदोलन।
ऑप्शन सी दूधवा खारा आंदोलन, ऑप्शन डी अलवर आंदोलन। इतिहास में विदेशी शब्दों का प्रयोग, ये अपने आप में एक हिंट है। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 1917 की रूसी क्रांति को थोड़ा याद कीजिए और उसे राजस्थान से कनेक्ट कीजिए। रामनारायण चौधरी जी का नाम दिमाग में लाइए। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेगू आंदोलन। चलिए इस पे थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। राजस्थान के इतिहास में बोल्शेविक शब्द का आना मुझे हमेशा से बहुत हैरान करता है ना? हाँ, 1917 की रूसी क्रांति, जहां किसानों और मजदूरों ने सत्ता पलट दी थी, उस बोल्शेविक शब्द को मेवाड़ की एक छोटी सी जागीर के समझौते के लिए इस्तेमाल करना, इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार उस समय किसानों की एकजुटता से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एकदम सही विश्लेषण है आपका। बेगों किसान आंदोलन जो 1921 में शुरू हुआ था, राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही रोचक और बार बार पूछा जाने वाला तथ्य है। जब बेगों के किसान भारी टैक्स और बेगार प्रथा से परेशान हो गए थे। हाँ, और वो राजस्थान सेवा संघ के बैनर तले एकजुट हुए, जिसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी कर रहे थे। तब वहां के जागीरदार अनूप सिंह को झुकना पड़ा था। उन्होंने किसानों की मांगें मान ली और एक समझौता कर लिया था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा और वहां के ब्रिटिश रेजिडेंट को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि एक जागीरदार सीधे किसानों से हार मान ले। तो उन्होंने इस समझौते को अमान्य घोषित कर दिया। जी, और इसे बोल्शेविक समझौता का नाम देकर एक तरह से इसे देशद्रोह और खतरनाक क्रांति करार दिया। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि इसे कभी भी बिजौलिया या अलवर आंदोलन से कंफ्यूज ना करें। बिल्कुल सख्त हिदायत है ये। बोल्शेविक शब्द का सीधा संबंध बेगों के अनूप सिंह और किसानों के बीच हुए समझौते से है। ये विश्लेषण इस बात को साबित करता है कि इतिहास केवल तारीखों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि इंसानी संघर्ष और सत्ताओं के डर की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और जब हम इन कहानियों को समझ लेते हैं तो ये तथ्य खुद ब खुद याद हो जाते हैं। बिल्कुल याद हो जाते हैं। मैं एक अंतिम विचार स्टूडेंट्स के साथ साझा करना चाहूंगी। आज जो तथ्य हमने पढ़े, चाहे वो अंग्रेजों के साथ राजपूताना की संधियों का क्रम हो, आदिवासियों के पटेलिया लोकगीत हों, या फिर ग्राम पंचायत के नियम और बेगों का बोल्शेविक समझौता, ये सब केवल रटने वाले तथ्य नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि राजस्थान का इतिहास, यहाँ की राजनीति और संस्कृति कितनी गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। एक जागरूक छात्र के रूप में इन पैटर्न्स को समझना, भूगोल का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखना और प्रशासन के फैसलों के पीछे के कारणों को जानना ही असली सफलता है। बहुत खूब। जिस दिन आप इस नजरिए से पढ़ने लगेंगे ना, प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा। ये बहुत ही सटीक और ऊर्जा से भरा हुआ संदेश है। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस क्लास से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हुए होंगे और आपने इन सवालों को एक नए नजरिए से देखना सीखा होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। स्टूडेंट्स, अगर आज की इस क्लास से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो हमारे चैनल BSTC रैंकर जोन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम ऐसे ही सवालों को मिलकर हल कर सकें। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। नमस्कार।